अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 44 लेकर डॉक्टर मोहम्मद जमल चुगताई हाजिर है। आज के लेक्चर में हम बीजेटी के करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। गो के हमने पिछले लेक्चर में बीजेटी के करंट्स की कन्वेंशन के बारे में पढ़ लिया है कि कैसे ये करंट्स इन केस ऑफ एनपीएन या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर उसकी लीड्स में से फ्लो करते हैं। ताहम आज के लेक्चर में हम इन करंट्स को प्रॉपरली कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूले को ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए इन करंट्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा हम इन्हीं करंट फार्मूले की निस्बत से कुछ एग्जाम्पल्स को कंसिडर करेंगे ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए कि मुख्तलिफ सर्किट्स जब ट्रांजिस्टर के मुतालिक दिए गए हों तो उनमें से मुख्तलिफ करंट्स की वैल्यूज को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। मजीद बरा हम ट्रांजिस्टर से मुतल्लिक ही मुख्तलिफ डीसी बायसिंग सर्किट्स को देखेंगे कि जब ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज किया जाता है तो इसकी डीसी बायसिंग कैसे की जाती है, और उसके साथ साथ हम जैसा कि हमने डायोड के केस में लोड लाइन एनालिसिस देखा था तो ट्रांजिस्टर के केस में भी लोड लाइन एनालिसिस सीखेंगे, जिसकी मदद से हम देखेंगे कि किस तरह अगर हमें किसी ट्रांजिस्टर से मुतल्लिक कोई कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिया गया हो तो उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह हम मुख्तलिफ वैल्यूज फॉर वीसीसी यानी कि बायसिंग वोल्टेज और कलेक्टर करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज ऑफ करंट्स इन केस ऑफ बीजेटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। द करंट्स ऑफ अ बीजेटी, देयर आर three currents as we know from the previous lecture in case of BJT which are flowing into and out of the BJT. These currents are number 1 the collector current, number 2 the base current, and number 3 the emitter current. Now collector current, it can be expressed as IC is equal to IS e raised to the power VBE divided by VT, where IS is equal to saturation current, or in other words it is known as current scale factor. And from the expression we can see that the value of collector current is exponential. The base current, normally the base current is given by IB is equal to IC over beta. Now in this case, where beta is a constant for particular transistor and is known as common emitter current gain. बीटा को नॉर्मली हम कॉमन एमिटर करंट गेन के नाम से जानते हैं, और ये जैसा कि आपने फार्मूला से देखा कि अगर हम इसको फार्मूला को रीअरेंज कर लें तो दिस इज द रेशियो बिटवीन द कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट। आमतौर पर यह पैरामीटर मैन्युफैक्चरर की तरफ से मुहैया किया गया होता है और इस करंट रेशियो का ट्रांजिस्टर की कैलकुलेशंस और उसके फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। दूसरे अल्फाज में अगर आपके पास कोई पुरानी डेटा शीट हो तो बीटा की बजाय वहां पे आपको स्मॉल h और सबस्क्रिप्ट के तौर पर FE लिखा हुआ मिलेगा। इनको हम इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर कंसीडर करते हैं, लेकिन वैल्यू उसकी यानी कि फार्मूला उसका भी सेम होता है। लिहाजा हम ये अखज़ करते हैं कि मॉडर्न डेटा शीट्स में बीटा वैल्यू ऑफ ट्रांजिस्टर दी गई होती है, जबकि थोड़ी पुरानी कन्वेंशनल डेटा शीट्स में इसी फैक्टर को HFE के नाम से जाना जाता है। देयरफॉर रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी कैन राइट बीटा इज इक्वल टू IC over IB. Now the emitter current, since the total current
which enters a transistor must leave it. Hence, we may write IE is equal to IB plus IC. जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ट्रांजिस्टर को हम एक नोड के तौर पर कंसीडर करते हैं और जो भी करंट की वैल्यू एमिटर पर होती है अगर वो ट्रांजिस्टर में एंटर हो रही हो तो सेम वैल्यू ऑफ द करंट लीव करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। और क्योंकि दो लीड्स ट्रांजिस्टर की बच जाती हैं अपार्ट फ्रॉम एमिटर, लिहाजा उसमें से फ्लो होने वाले जो कि करंट लीविंग द ट्रांजिस्टर होंगे वो कलेक्टर करंट और बेस करंट होंगे। लिहाजा we can establish IE is equal to IB plus IC. However, we know that IB is equal to IC over beta. Therefore, putting the value of IB into this equation, we can write IE is equal to IC plus IC over beta. Or further rearranging it, we can write IE is equal to IC into beta plus 1 divided by beta. And because we know the value of IC in terms of exponential formula, therefore putting up the value of IC into this equation, we can have the emitter current given by IE is equal to IS e raised to the power VBE divided by Vt into beta plus 1 divided by beta. Similarly, we may write IC is equal to alpha IE. अब जबकि हमने IC is equal to alpha IE कंसिडर कर लिया है तो अल्फा एक और कांस्टेंट के तौर पर या पैरामीटर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें तो वी कैन फाइंड के अल्फा की वैल्यू इज द रेशियो बिटवीन द कलेक्टर करंट एंड द एमिटर करंट। और अगर हम मौजूदा इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन का मुआजना करें तो देन वी कैन सी दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। और इसी वैल्यू को अगर हम IC is equal to alpha IE में पुट अप करें तो फिर वी कैन ड्राइव सम अदर रिलेशनशिप जिसको देखने के लिए आइए स्लाइड पर चलते हैं। Therefore, we can have alpha is equal to beta over beta plus 1 and putting up the value of beta plus 1 divided by beta into the above equation, we can write IE is equal to IS over alpha into e raised to the power VBE divided by Vt. Therefore, also arranging the relationship between the beta and alpha, we can write beta is equal to alpha divided by alpha minus 1, where alpha is known as common base current gain. लिहाजा हमने इस प्रोसेस में जो ट्रांजिस्टर करंट से मुतल्लिक फार्मूले को ड्राइव किया है उसमें अगर हमें अल्फा की वैल्यू नोन हो तो हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी तरीके से अगर बीटा की वैल्यू नोन हो तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मजीद बरा हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें IC और IS की वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर दी गई हो और उसके साथ साथ IE की वैल्यू भी मुहैया की गई हो तो देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VBE। VBE जब हम कहते हैं तो दैट विल मीन दैट दिस इज द वोल्टेज बिटवीन द बेस एंड द एमिटर। और क्योंकि एक्टिव रीजन में हम बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं लिहाजा आमतौर पर इसके अक्रॉस जो वैल्यू VBE की कंसिडर की जाएगी वो 0.7 वोल्ट्स होती है। ताहम अगर आप मोर प्रिसाइजली इसको देखना चाहें तो आप एक्सपोनेंशियल फार्मूला को यूज करते हुए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसके बाद हम जो एग्जाम्पल करंट कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस के तौर पर लेने जा रहे हैं, उसमें एक सर्किट हमें दिया गया है और इस सर्किट में एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। हमने ये देखना है कि आया ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में है या फिर किसी और मोड में, जबकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रूव दैट द ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन मोड। इस सर्किट में हमें बीटा या फिर HFE की वैल्यू भी मुहैया की गई है। तो आइए इस सर्किट को देखते हैं और देखते हैं कि इसको टैकल करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जाएगी। शो द ट्रांजिस्टर in the circuit is in saturation mode. Now from the figure we can see that there is an NPN transistor being used in this circuit, and the biasing supply, which is normally VCC supplied to this transistor, is having a value of 10 volts and is supplied onto the collector through a collector resistance which is normally termed as RC, having a value of 4.7 kilo ohms. A plus 6 volts has been applied at the base of the transistor, whereas the emitter of the transistor has been grounded through a resistor having a value of 3.3 kilo ohms. Now, we will be considering, for the sake of analysis of this circuit, the whole circuit loop by loop. And when we are saying for input loop, that will mean that we are going to consider the base emitter loop. Base emitter loop के case में we will be applying the KVL so that we can establish an equation. अब जबकि हम base emitter loop को consider करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले लूप इक्वेशन लिखने से भी पहले हम एक काम करेंगे कि सर्किट में हम बेस और एमिटर के दरमियान एक वोल्टेज को मार्क कर लेंगे। जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है कि हमने बेस और एमिटर के दरमियान वोल्टेज को VBE का नाम दिया है, और ये इसलिए है ताकि जब हम KVL को अप्लाई करते हुए लूप इक्वेशन को लिखेंगे तो उस केस में हम किसी पैरामीटर को मिस आउट नहीं कर जाए और इस तरह से हमारे पास एग्जैक्ट राइट किस्म की इक्वेशन हासिल हो जाए। तो आइए एक तरफ से स्टार्ट करते हुए बेस एमिटर लूप की इक्वेशन लिखते हैं। Therefore, starting from the base voltage, we can write the loop equation for the base emitter as 6 minus VBE minus IE into the value of the emitter resistance RE, that is 3.3 K equals 0. Rearranging this equation, we can write IE is equal to 6 minus 0.7, that is the value of VBE that we are considering, that the transistor is biased in such a way that base emitter junction is forward biased, divided by 3.3K, that will be equal to 1.61 milliamperes. अब जबकि हमने IE की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, तो जब हम सर्किट पर देखते हैं तो हमें बीटा की वैल्यू भी मुहैया की गई है, लिहाजा हम इन दोनों वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए एक तीसरे पैरामीटर की वैल्यू यानी बेस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए बेस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्लाइड पर इस अमल को देखते हैं। Therefore, we can write IB is equal to IE divided by 101. 101 is due to the reason that beta is equal to 100, and we know that rearranging the formula in the previous slide, we have calculated IB is equal to IE over beta plus 1. Therefore, IB will be equal to 1.61 milli divided by 101. That will be equal to
15.94 microamperes. Now, as we have calculated the value of IB and IE now, therefore, we are in a position also to calculate the value of the voltage at the emitter terminal of the transistor. And because only one resistor has been attached to the emitter terminal of the transistor, therefore, the value of the voltage at the emitter terminal will be given very simple way, that VE is equal to IERE. Therefore, we can write 1.61 milli into 3.3 K. That will be equal to 5.3 volts. Similarly, we can calculate the value of IC. Therefore, we can put up the value of IB and beta into the formula which we have earlier derived, that is IC is equal to beta IB. Therefore, the value of IB is 15.94 microns into the value of beta, which is 100. Hence, the value of IC is equal to 1.59 milliamperes. अब जबकि हमने इनपुट से रिलेटेड पैरामीटर्स को निपटा लिया है और हमने रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ द वोल्टेजेस और करंट्स को कैलकुलेट कर लिया है, हत्ता कि उनका इस्तेमाल करते हुए हमने कलेक्टर करंट की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया है, लिहाजा हम आउटपुट लूप को भी कंसिडर कर सकते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ वैल्यूज को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा. Therefore, we will apply KVL equation for the output loop so that we can write 10 minus 1.59 milli into 4.7 K, that is the value of collector resistance, minus VC, which is the value of the voltage at collector terminal. Therefore, VC is equal to 10 minus 7.49, that will be equal to 2.50. From here we can see that VC is less than VB. Hence, the transistor is in saturation. इसके बाद जो टॉपिक हम कंसिडर करने जा रहे हैं वो ट्रांजिस्टर बायसिंग से मुतल्लिक है. ट्रांजिस्टर बायसिंग में जब हम कंसिडर करते हैं तो सबसे पहले हम डीसी बायसिंग को लेते हैं कि मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर सर्किट्स को किस तरह से डीसी बायसिंग की जाती है. इनफैक्ट जब ट्रांजिस्टर की डीसी बायसिंग की जाती है तो इसमें मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जिनके तहत इसकी बायसिंग होती है, लिहाजा इन मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं. सबसे पहले जो एक आम तौर पर नाम लिया जाता है उसको हम फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे उसके बाद हम एमिटर स्टेबलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन, और फिर सबसे अहम और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली कॉन्फ़िगरेशन आती है जिसको हम वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं. इन कॉन्फ़िगरेशंस को हम वन बाय वन लेंगे. पहले उनका जेनेरिक एनालिसिस होगा, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेकर इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ताहम उसके साथ साथ जब हम फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन को ले रहे होंगे तो उसमें हम लोड लाइन एनालिसिस भी साथ साथ ही पढ़ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का आपस में काफी रबत पाया जाता है. इन तीन बायसिंग टेक्निक्स के बाद हम देखेंगे कि अगर कुछ टाइम और बचा तो फिर कुछ और भी बायसिंग टेक्निक्स जो आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं उनको भी लेकर लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लेकिन आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी बायसिंग टेक्निक्स यानी कि डीसी बायसिंग टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं और उनको वन बाय वन किस तरह से लेकर एनालाइज किया जा सकता है. डीसी बायसिंग बीजेटी. नंबर 1, फिक्स्ड बायस सर्किट. नंबर 2,
emitter stabilized biased circuit. Number 3, voltage divider bias circuit. Fixed bias circuit. The circuit given in the figure is biasing the transistor according to the configuration of the fixed bias. We can see that the emitter of the transistor is directly grounded, whereas the base and the collector has been connected to the battery VCC through a resistance each having a value which has been marked as RB and RC, and at the input, because normally the base in case of common emitter configuration, the base is used as the input terminal of the transistor, and if we are applying an AC input signal to the transistor, then a coupling capacitor which is shown in this circuit as C1 is also used. Similarly, on the output terminal, that is the collector terminal of the transistor, we once again used a capacitor as a coupling capacitor, and that is marked as C2. However, when we are interested into the DC analysis of the transistor, then we have to ignore the capacitors which are inserted into the circuit. जब हम किसी भी सर्किट का डीसी एनालिसिस करने जा रहे होते हैं तो ऐसी सूरत में हम सिर्फ डीसी कंपोनेंट्स को ही कंसीडर करते हैं, लिहाजा निहायत सेफ्टी के साथ हम एसी सिग्नल्स या सोर्सेस को सर्किट में से मिन्हा कर देते हैं। और ऐसा करते हुए जब हम डीसी एनालिसिस करेंगे तो हम ऑल द कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट के तौर पर कंसीडर कर लेते हैं, जबकि जब हम एसी सिग्नल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ऑल द कैपेसिटर्स विच आर इंसर्टेड इनटू द सर्किट दे आर कंसिडर्ड एज शॉर्ट सर्किट। हमारे सिलेबस में एसी सिग्नल एनालिसिस ऑफ द ट्रांजिस्टर का स्कोप मेंशन नहीं किया गया है, लिहाजा हम एसी सिग्नल एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि डीसी बायसिंग और उसके एनालिसिस पर ही हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। एसी सिग्नल एनालिसिस आप किसी और कोर्स में अगले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। लिहाजा जब हम डीसी एनालिसिस कर रहे होंगे तो एक बात याद रखिए कि अगर कोई भी कैपेसिटर्स सर्किट में इंट्रोड्यूस किए गए हों तो डीसी एनालिसिस को टेकअप करने से पहले इनको ओपन कंसिडर किया जाएगा, और दिए गए सर्किट में जब हम इनको ओपन करेंगे तो एसी सोर्स और आउटपुट एसी जो भी हम मेजर कर रहे हैं वो सर्किट से आउट हो जाएगी, और जो हमारे पास सर्किट बचेगा उसकी शेप विदाउट द एसी एंड द कैपेसिटर्स होगी। दैट इज शोन इन दिस स्लाइड। So now you can see that we have considered the input and the output capacitors as open circuit, and as a result of that our input AC signal source and the output has been eliminated. However, before we start up the analysis, it is necessary that we mark up the appropriate voltages across the various junctions of the transistor, so that when we will be writing the loop equations for various loops, we don't face any discrepancy and our result is according to the given circuit. Therefore, in this circuit we have marked VCE, that is the voltage between the collector and the emitter terminal, and also we have marked VBE, that is the voltage between the base and the emitter terminals. Now, talking about the positive and the negative polarity of these voltages, it is clear from the circuit that because collector terminal is connected to the positive voltage source, therefore it will be considered as positive, whereas
the emitter terminal is directly connected to the ground of the battery, therefore it will be marked as negative. Now we start our analysis by considering first the input loop. Therefore, we draw the input loop as shown in this circuit and we ignore the collector resistance contribution into this circuit because that will be taken up in the later stages of this analysis. Also, we have marked up the appropriate currents. There is only one current which will be considered into this circuit, and that will be the base current because the emitter is directly connected to the ground. Therefore, no emitter current will be considered in this circuit. Hence, applying KVL for this loop, we can write VCC minus IBRB minus VBE is equal to 0. Or rearranging this equation for IB, we can write IB is equal to VCC minus VBE divided by RB. Similarly, we can consider the collector emitter loop. And once again, we have marked up the flow of the collector current. Hence, we can write the collector emitter loop with the help of KVL so that we write VCE plus ICRC minus VCC equals 0. Or rearranging this, we can write VCE is equal to VCC minus ICRC. Also, we may write VCE is equal to the voltage at the collector terminal minus the voltage at the emitter terminal. Therefore, we can write VCE is equal to VC minus VE. जैसा कि हमने इस इक्वेशन में लिखा कि VCE is equal to VC minus VE, तो इसका आम कन्वेंशन में ये मतलब लिया जाएगा कि जब हम VCE लिखते हैं तो that is the voltage between the collector terminal and the emitter terminal. Whereas जब हम अकेला VC लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि this is the voltage at the collector terminal with respect to the ground of the battery. Similarly, जब हम V subscript E अकेला लिखते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि this is the voltage between the emitter terminal and the ground terminal of the battery of the circuit. And since in this case we know that the emitter terminal has been connected to the ground of the battery directly, therefore we can consider VE is equal to 0 volts. Hence, we can write VCE is equal to VC. Similarly, we can find out the value of VBE and we can write VBE is equal to VB minus VE. And once again, we know that VE is equal to 0. Therefore, in this case, VBE is equal to VB. इससे अगली मिसाल जो हम लेने जा रहे हैं उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज ऑफ करंट और वोल्टेजेस को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, जबकि इसमें फॉर एग्जांपल IBQ को डिटरमिन करना के लिए कहा गया है. Q जैसा कि हम डायोड के लोड लाइन एनालिसिस में करते आए हैं कि Q मींस क्विसेंट पॉइंट, लिहाजा ये IBQ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी द ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ द बेस करंट फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट. तरीकाकार वही होगा जो हमने पिछली एग्जांपल में लिया है, यानी कि हम पूरे सर्किट को 2 लूप्स में डिवाइड कर लेंगे और इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रा करते हुए जो अवेलेबल पैरामीटर्स सर्किट पे दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी डिजायर्ड वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे. आइए इस एग्जांपल को स्लाइड पर देखते हैं. फाइंड IBQ and ICQ
VCEQ, VB, VC and VBC, consider beta is equal to 50. From the circuit we can see that the value of VCC has been given as 12 volts, whereas the base resistor is having a value of 240 kilo ohms and the collector resistance is having a value of 2.2 kilo ohms. We have already marked the VCE across the collector and emitter terminals of the transistor. Now, if we once again see the value for IBQ, we can write IBQ is equal to VCC minus VBE divided by RB. That is, we have directly put up the formula in here which we have derived in the generic form in the previous slides. Therefore, putting up the appropriate values into this formula, we can write 12 minus 0.7 divided by 240K. That will be equal to 47.08 microamperes. Also, we know that ICQ is equal to beta IBQ because beta is already given and we have just calculated the value of IBQ. Hence, very easily we can calculate the value of ICQ. Therefore, putting up appropriate values of various parameters into this formula, we have ICQ is equal to 50 into 40.08 into 10 raised to the power minus 6. That will be equal to 2.35 milliamperes. Now, coming on to the collector emitter voltage, we can write VCEQ is equal to VCC minus ICQ-RC. That is, once again, the application of KVL to the appropriate loop. Therefore, we can write VCEQ is equal to 12 minus 2.35 into 10 raised to the power minus 3 into 2.2K. That is the value of RC. That will be equal to 6.38 volts. Coming up to calculate the value of voltage at the base terminal, we can write VB is equal to VBE because earlier on, in case of fixed biased configuration, we know that VB is equal to VBE because the emitter terminal of the transistor is directly grounded. Therefore, we have VB is equal to 0.7 volts. Similarly, we can write VC minus VCE is equal to 6.83 volts and VBC is equal to VB minus VC. That will be equal to 0.7 minus 6.83. That will be equal to minus 6.13 volts. इसके बाद जो आर्टिकल हम लेने जा रहे हैं उसको हम लोड लाइन एनालिसिस तकनीक का नाम देते हैं। लोड लाइन एनालिसिस, जैसा कि हमने डायोड के टॉपिक के अंदर भी किया था कि हमें एक ग्राफ दिया गया होता है, उस पर से हम एप्रोप्रिएट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। जब हम लोड लाइन एनालिसिस को लेंगे तो ग्राफ जो हमें मुहैया किया जाएगा उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के तहत हमने लोड लाइन एनालिसिस करना है। ताहम इस केस में हम फिक्स बायस सर्किट को लेते हुए लोड लाइन एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम मुख्तलिफ वैल्यूज को ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह से हमारे पास क्यू पॉइंट आता है और उस पर से हम VCC और IC की ऑपरेटिंग वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए लोड लाइन एनालिसिस तकनीक के लिए स्लाइड पर चलते हैं। लोड लाइन एनालिसिस, the output equation of fixed bias circuit is given as, we have already derived this equation, that is VCE is equal to VCC minus ICRC, which is an equation of a straight line. Now,
When we say this is the equation of a straight line, then we know that it will present a straight line, and that straight line will be the load line in case of transistor. And that too when the transistor is connected into the fixed bias configuration. From this equation, the corresponding x and y axis intercepts can be calculated by inserting appropriate values equal to 0. अब जबकि हम जानते हैं कि आउटपुट लूप की जो इक्वेशन होती है दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और जब हम x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करना चाहते हों तो जाहिर सी बात है कि in case of x intercept we are interested for the value which lies onto the x axis, and we know that कि x axis के ऊपर जो y axis की वैल्यू होगी that will be 0. लिहाजा हम y axis के along वैल्यू को 0 पुट अप करेंगे तो इस इक्वेशन से हमें x axis पर एक वैल्यू हासिल हो जाएगी. इसी तरीके से हम y इंटरसेप्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस केस में हम x एक्सिस के अलॉन्ग जो भी वैल्यू कंसिडर कर रहे होंगे उसको 0 कर देंगे, और फिर हम ग्राफ जो भी हमें प्रोवाइड किया जाएगा उस पर इनको मार्क करते हुए लोड लाइन को ड्रॉ करेंगे. देयरफॉर वी कैन पुट फर्स्ट ऑफ ऑल IC is equal to 0 to calculate the x intercept for this equation. Hence we have VCE is equal to VCC minus 0 into RC, or we can write VCE is equal to VCC. Similarly, the y-intercept can be found by putting VCE is equal to 0, because along the x-axis the parameter which is provided, that is VCE. Therefore, we can write 0 is equal to VCC minus ICRC. Rearranging this equation, we can write IC is equal to VCC divided by RC, which defines the slope of the load line. जब हम slope of the load line कहते हैं तो जाहिर है कि जब हमें एक ऐसा ग्राफ मुहैया किया जाए जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दिए गए हों, तो इन दोनों के इंटरसेप्ट्स पर अगर हम एक लोड लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस लोड लाइन की कुछ ना कुछ स्लोप होगी, और इस स्लोप को हम इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं, और आमतौर पर दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, और इस केस में हमारे पास जो स्लोप ऑफ द लाइन होगी दैट विल बी इक्वल टू VCC divided by R. आइए इन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए ग्राफ पर देखते हैं कि किस तरीके से लोड लाइन ड्रॉ की जाती है. From the previous slide we know that the y-intercept which we have calculated, that is VCC divided by RC, and the x-intercept which we calculated bear the value of VCE. Hence, we mark up these two values on the x and y axis of the given graph and connect these 2 points so that we have this slanting straight line in this case. Now, in order to locate the Q point or the quiescent point, that is the operating point of the transistor, we must know the value of IBQ or the value of the base current, for which we are interested to calculate the various values at the operating point of the transistor. Let's consider that the base current bears some value IBQ. Therefore, for that appropriate contour for the base current, we locate the Q point, and that will tell us the operating point of the transistor, and drawing a perpendicular from the Q point onto the x-axis and also drawing a horizontal line from the Q point onto the y-axis, we can calculate the quiescent values for the collector current and
the value of VCC under which the transistor will be operating. Also from this graph, we can see that the value of IC at x-axis has been marked as 0 milliamperes, and similarly the value of VCE along the x-axis has been marked as 0 volts. Now, the Q point in case of transistor will keep changing under the various changes in the circumstances. जब हम किसी भी ट्रांजिस्टर के Q पॉइंट को कंसिडर कर रहे होते हैं तो उसमें 3 पैरामीटर्स यानी कि कलेक्टर करंट, बेस करंट या फिर VCC, इन तीनों पैरामीटर्स में से अगर कोई भी पैरामीटर चेंज कर दिया जाए तो Q पॉइंट की वैल्यू या फिर स्लोप ऑफ द लोड लाइन चेंज हो जाती है. अगली मुख्तलिफ स्लाइड्स में हम यही चीज आपको दिखाने जा रहे हैं कि किसी एक पैरामीटर को जब हम चेंज कर देते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारी लोड लाइन पर क्या असरात नमूदार होते हैं कि वो किस तरीके से चेंज होती है. सबसे पहली जो स्लाइड हम दिखा रहे हैं उसमें बेस करंट की वैल्यू को चेंज किया जा रहा है और उसके साथ साथ यू कैन सी दैट क्योंकि आईसी और VCC की वैल्यू फिक्स्ड है लिहाजा लोड लाइन की स्लोप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन Q पॉइंट अलोंग द बेस करंट कंटूर्स शिफ्ट करता जाएगा. इसी चीज को स्लाइड पर देखते हैं. सो फ्रॉम दिस स्लाइड वी कैन सी दैट the each contour for the base current has been marked as IB1, IB2 and IB3, and if we keep rising the base current, that is on along the arrow which is at the outer right hand side of this graph, then our Q point will keep changing from the contour of IB1 to the contour of IB2 and IB3 respectively. Whereas you can see that the parameters VCC and VCC over RC have been kept same. For this graph, we can observe that we are changing the value of VCC over RC, and we have marked as VCC over R1, VCC over R2 and VCC over R3. These are the generic values just to accomplish that we are putting up the different values for the collector resistance. And when we change VCC over R parameter, then we can see that though we are keeping the base current constant, the Q point will keep shifting along the same contour of the base current. Rather, it will keep changing along the value of the VCC. Therefore, that will mean that if we change the ratio VCC over RC, then the operating voltage, that is the VCC of a particular circuit, will also change. Also, we have depicted in the graph that the value of R3 is greater than R2, and that value of R2 is greater than the value of R1. Therefore, our slope of the load line is shifting downward. Conversely, if we choose the values of these resistances other way around, then the slope of the load line will keep increasing towards the higher values of the collector current. In this graph, we have shown the effect onto the Q point when we are changing the two parameters at a time. That is, we are changing the value of VCC. Also, we are changing the value of VCC over RC, because we are changing the value of VCC, the value of the collector current will. In this case, when we are considering the value of VCC1 greater than VCC2, that is greater than VCC3, we can see that once again the Q point keep shifting along the given
base current line or contour, whereas the collector current also keep shifting. इससे अगली मिसाल जो हम लेने जा रहे हैं वो लोड लाइन से मुतल्लिक ही है, यानी इसमें हमें ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक कर्व मुहैया किया गया है और उस पर से हमने मुख्तलिफ वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। क्यू पॉइंट को भी इस करैक्टरिस्टिक कर्व में बता दिया गया है, लिहाजा काम निहायत आसान हो गया है। आइए इस एग्जाम्पल को स्लाइड पर देखते हैं। गिवन अ कर्व, फाइंड VCC, RC and RB for fixed bias circuit. Now we have been mentioned that this characteristic curve we have to analyze according to the fixed bias configuration of the transistor circuit. From the given graph, we can see that the changing values for the base current are on the right hand side, and these are in terms of microampere values. Also, we can see that the load line for this particular circuit has been drawn between 10 milliamperes collector current and 20 volts VCC value. Now, the Q point which has been mentioned, you can clearly see that it is between the values of the base current having the contours for 20 microamperes and 30 microamperes. And we consider that this is right in the middle of the two contours. Therefore, the quiescent value of the base current will be equal to approximately 25 microamperes. From the graph, we can write for IC is equal to 0, VCE is equal to VCC, that will be equal to 20 volts. That is clearly, we can see from the graph of the previous slide that the value of VCC was 20 volts. Now, at VCE is equal to 0, we know that IC is equal to VCC divided by RC. Rearranging this equation, we can have the value of RC, that will be equal to RC equals VCC over IC. And putting up the values for VCC and RC, we can write RC is equal to 20 divided by 10 milliamperes, that will be equal to 2 kilo ohms. Now, for the sake of calculating the value of the base resistance, we have to manipulate the equation for the base current. Therefore, we can write IB is equal to VCC minus VBE divided by RB. Rearranging this equation for RB, we can write RB is equal to VCC minus VBE divided by IB. Now, putting up the appropriate values into this equation, we can have the value of RB is equal to 20 minus 0.7 divided by the value of base current, that is 25 microamperes. Therefore, RB is equal to 772 kilo ohms. इसके बाद जो हम टॉपिक कंसिडर करने जा रहे हैं, दैट इज एमिटर स्टेबलाइज्ड बायस्ड सर्किट। एमिटर स्टेबलाइज्ड बायस सर्किट का फर्क फिक्स्ड बायस सर्किट से सिर्फ इतना है कि इसके एमिटर पर एक रेजिस्टर को इंसर्ट कर दिया जाता है और इस तरीके से इसकी जो पैरामीट्रिक वैल्यूज होती हैं वो किसी हद तक स्टेबलाइज हो जाती हैं, जबकि बाकी का सर्किट यानी कि बेस और कलेक्टर उनका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल उसी तरीके से रहती है जैसे हमने फिक्स्ड बायस पर देखी। इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम जेनेरिक वैल्यूज को कंसिडर करते हुए दोनों इनपुट और आउटपुट लूप को कंसिडर करेंगे और फिर मुख्तलिफ फार्मूले को ड्राइव करेंगे। आइए इस सारे अमल को स्लाइड पर देखते हैं। एमिटर स्टेबलाइज्ड बायस circuit. Now, as we have told you earlier on that the difference between the fixed bias circuit and the emitter stabilized bias circuit is that the emitter stabilized bias circuit is provided with the resistance at the emitter terminal of the transistor, and this resistance is termed as RE. And now, because we are inserting an extra resistance onto the emitter terminal and the ground terminal of the battery, therefore
there will be a flow of current established through this resistance. That is, we have shown by the generic value of IE. Now, if we consider the input loop, that is the loop between the base terminal and the emitter terminal of the transistor, then the circuit which will be resultant is as shown in this slide. Now we can apply very safely the Kirchhoff's voltage law to this loop so that we can calculate various values for this circuit. Applying KVL for the loop, we can write VCC minus IBRB minus VBE minus IERE is equal to 0. However, we know that IE is equal to beta plus 1 into IB. Therefore, putting up this value of IE into the above equation, we can write VCC minus IBRB minus VBE minus beta plus 1 into IB RE is equal to 0. Further rearranging this equation, we can write minus IB into RB plus beta plus 1 into RE plus VCC minus VBE equals 0. Solving this equation for the value of IB, we can write IB is equal to VCC minus VBE divided by RB plus beta plus 1 into RE. Now, in order to take up the collector emitter loop, we have to draw the effective circuit out of the circuit given in the question statement. Therefore, the circuit will be as shown in this slide. And clearly we can see that this is another loop. And we have marked the voltage VCE between the collector and the emitter terminal so that while writing the loop equation applying KVL, we do not miss up the VCE value for the loop. Therefore, we can write IE RE plus VCE plus ICRC minus VCC equals 0. However, we know that IE is equal to IC. Therefore, putting up this value, we can write VCE minus VCC plus IC into RC plus RE is equal to 0. Solving for VCE, we can write VCE is equal to VCC minus IC into RC plus RE. Now, VE is the voltage between the emitter terminal and the ground given by VE is equal to IERE. Also, collector to ground voltage will be VCE is equal to VC minus VE, or VC is equal to VCE plus VE. And also we can write, looking upon the initial circuit, VC is equal to VCC minus ICRC. Voltage at the base with respect to the ground will be VB is equal to VCC minus IBRB, or VB is equal to VBE plus VE. Now, these are the formulae which we have derived. Those will be used while we will be trying to solve the numerical examples related to the emitter stabilized circuit. Now, how the stabilization is carried out? Due to addition of the emitter resistance, the value of DC bias current and voltages remain constant with any change in the temperature and transistor beta. अजीज तलबा, हमने फिक्स बायस और फिर एमिटर स्टेबलाइज्ड बायस सर्किट को देखा, और आपने देखा कि एमिटर स्टेबलाइज्ड बायस सर्किट में हमने एक अजाफी रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर के एमिटर टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान कनेक्ट की। इसका फायदा ये है कि ट्रांजिस्टर में जो भी करंट्स फ्लो कर रहे होते हैं उन पर एम्बिएंट कंडीशंस जब चेंज होती हैं उनका कोई असर नहीं होता। यानी कि अगर
बीटा वैल्यू और HFE ऑफ द ट्रांजिस्टर चेंज हो जाए या फिर टेम्परेचर चेंजेस आ जाएं तो करंट वैल्यूज पर कोई खास असर नहीं होता और इस तरीके से हमारा सर्किट स्टेबलाइज्ड रहता है। अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक से मुतल्लिक कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट का एनालिसिस और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को किस तरह से हल किया जाता है। आज के लेक्चर का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।